हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और भी बहुत सारी चीजें देखा। तो आप लोग पिछले वीडियो भी देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो इस कूलॉम्स लॉ की हमको जरूरत क्यों पड़ी और क्यों ये इतना फेमस लॉ हुआ। तो हम लोगों को अभी तक पता था कि जो चार्ज होता है, चार्ज के पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या उसको रिपल करने की। कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को वो, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, ये उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है। बट हम ये नहीं पता कर सकते हैं विदाउट कूलॉम्स लॉ कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कि वीक फोर्स लगा रहा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता कर पा रहे थे, तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमको इस कूलॉम्स लॉ की जरूरत पड़ी। जो कूलॉम थे वो न्यूटन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और उनके ग्रेविटेशनल लॉ, जो दो मास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करता है, उनके ग्रेविटेशनल लॉ से वो इंस्पायर होकर के उन्होंने इस कूलॉम्स लॉ को दिया। तो ये कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये Q1 पॉइंट चार्ज है और ये Q2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलॉम्स लॉ बताता है हमको कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड बताता है कि इस और इस, ये दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो फोर्स है, अगर हम लोगों ने Q1 Q2 की वैल्यू को बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हमारी दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, ये इससे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अब हम लोगों ने देखा कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस से। अब हम लोगों के पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ता है। तो कभी भी जब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक इक्वलिटी साइन आता है और एक कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं। हालांकि अब फिजिक्स में आप लोग देखेंगे आपको ढेर सारे कांस्टेंट यहां पर मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, सबको धीरे धीरे करके हम लोगों को याद कर लेना एंड प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक ये दिमाग में बैठ जाते हैं। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है वो आता है K, इसको कूलॉमियन कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे ये कूलॉम्स लॉ का फर्स्ट, ये कूलॉम्स लॉ का आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में K क्या है आपका? K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एट रियलिटी इस K की जो वैल्यू होती है इन फ्री स्पेस वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस की हम लोग बात करें या वैक्यूम की बात करें तो इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब स्पेस में जो फ्री स्पेस के जो मीडियम है उसके बीच में किस हिसाब का फोर्स है। तो मतलब ये जो आपका कूलॉम्स लॉ है, ये जो फोर्स है इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम का क्या नेचर है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फिर ये
फॉर्मूला जो आपका बनेगा, इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, बट दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर हम लोगों ने मीडियम को चेंज कर दिया, इसी चार्ज को, सेम डिस्टेंस के चार्ज को यदि हम लोग पानी में लेके चले गए या केरोसिन में लेके चले गए, ऑयल में लेके चले गए या कहीं भी दूसरे मीडियम में कहीं भी लेके चले गए, तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होने वाला है। तब आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे F मीडियम = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कहने का कि अगर आप लोगों ने मीडियम को चेंज किया तो आपका फोर्स भी चेंज हो जाएगा। दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। आगे अभी हम लोग देखते हैं लिमिटेशन क्या है इस कूलम्ब्स लॉ की, और फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखते हैं लिमिटेशन क्या थी कूलम्ब्स लॉ की हम लोगों के पास। तो पहली लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ की? Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्ज पार्टिकल। Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, तभी कूलम्ब्स लॉ वहां पे वैलिड होगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है? इफ Q1 एंड Q2 आर नॉट पॉइंट चार्ज देन देयर साइज बी वेरी वेरी लेस देन R। अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो R की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू चार्ज। ओके, मींस ह्यूज रेडियस कंपेयर टू द साइज। तीसरी लिमिटेशन इसकी क्या है? इफ चार्ज इज नॉट पॉइंट चार्ज, R इज नॉट वेरी लार्ज, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन को अप्रोच करके लोग उसका फोर्स निकालेंगे। एंड द फोर्थ लिमिटेशन, K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। K आपका हर जगह सेम वैल्यू को नहीं रखेगा। K डिपेंड करेगा मीडियम के नेचर पे। जैसे जैसे मीडियम का नेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे K की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन पार्टिकल्स। K की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K वैक्यूम अगर हम लोग निकालना चाहे तो इसको हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हमारा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना की जरूरत पड़े तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, K वैक्यूम इधर ले जाएंगे, K वैक्यूम की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ और इसको सॉल्व करेंगे तो 8.855 × 10⁻12 और ये लगभग 9 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। बट आप लोग को दिमाग में यही रखना कि कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। इस कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, उन दोनों में क्या कंपेयर है, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया हुआ है। हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो 5.3 × 10⁻11 मीटर होती है। तो अब हम लोग निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास भी होगा, प्रोटॉन के पास कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज होगा, प्रोटॉन के पास भी कुछ चार्ज होगा। तो हम लोग वैल्यू यूज करके इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज किया Gm1m2/r²। तब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 3.7 × 10⁻47 न्यूटन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आया, जो कि मास की वजह से लग रहा था। अब हम लोगों ने इसके पे जो चार्ज है, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से निकाला। अब हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और कितना ज्यादा है?
बहुत ज्यादा है, 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इतना ज्यादा ये फोर्स है, इसके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग आप लोग ऐसा मान सकते हो निग्लिजिबल के करीब है। तो सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को होल्ड किए हुए है। लेकिन इसमें मिरेकल क्या है, मिरेकल ये है कि इट इज सो परफेक्टली बैलेंस। अगर एक कूलम चार्ज भी इधर से उधर हो गया ना, तो ये इतना बड़ा फोर्स होता है कि पूरी यूनिवर्स में उथल पुथल मच जाएगी। तो इसका मिरेकल यही है कि इस पूरा वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स में गॉड ने इसको बहुत अच्छे से परफेक्टली बैलेंस करके दिया हुआ है। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।